अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुलिस फाइल में दर्ज हुए कुछ नए मुकदमात के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के मुकदमात पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है शहर है साहिवाल, लोग यहाँ हैं खुशहाल, माँ से थी कुर्बत, करता था उनकी खिदमत, राशिद की थी ख्वाहिश, बच्चों को मिले आसाइश। साहिवाल से आया बीवी की बेवफाई का मुकदमा। अम्मा, ये रुकैया है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में काम करती है तो घर क्यों लेकर आए हो? ऑफिस में हुई मुलाकात, बढ़ते गए मामला, दिल के हाथों थी मजबूर, सब जानकर भी ना रह सकी दूर। आखिरकार तय हो गए मामला, बिगड़कर फिर बन गई बात। मोहब्बत का क्या सिला पाया, देखिए मेरी कहानी में। चलो अम्मा से माफी मांगो। कहते हैं बेराह रवि जहां उजाड़ देती है हंसते बसते घर, वहीं पामाल कर देती है इंतहाई मुकद्दस रिश्तों का तकद्दुस। साहिवाल से आया एक ऐसा ही केस जिसमें इब्तदाई तौर पर कोई सबूत ना मिला और पुलिस के लिए यह केस बना एक मुअम्मा। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। यह है पंजाब का शहर साहिवाल, लोगों की अक्सरियत है यहाँ पर खुशहाल। ये शहर है बहुत ही गुंजान, सेहतमंद जानवरों की तिजारत है यहाँ की पहचान। यहाँ मुख्तलिफ बरादरियां हैं आबाद, मिलजुल कर रहती हैं शाद। राशिद जावेद की है इसी शहर में रिहाइश, करता है बीवी और 2 बच्चों को फराहम हर आसाइश। राशिद के वालिद का इंतकाल हो चुका था, उसकी वालिदा उसके साथ ही रहती थी और वो उनकी बहुत खिदमत करता था। वो रोजाना काम पर जाने से पहले अपनी माँ के पास आता और उनसे मिलने के बाद अपने होटल के लिए रवाना होता। राशिद की थी एक ही ख्वाहिश कि उसके बच्चों को मिले आसाइश। वो काम करता था साहिवाल गर्ल्स कॉलेज के करीब एक रेस्टोरेंट पर। वो सुबह सवेरे घर से निकलता और रात को देर गए काम से वापस घर आता, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता और अगली सुबह फिर काम पर चला जाता। राशिद की जिंदगी गुजर रही थी बहुत ही पुरसुकून। राशिद सख्त मेहनत के बावजूद अपने बीवी बच्चों को लाहौर घुमाने लेकर जाता और शाम में साहिवाल वापस आ जाता था। सवारी के लिए वो वैन इस्तेमाल करता था। साहिवाल के ट्रांसपोर्ट अड्डे पर इरफान नामी एक शख्स भी चलाता था वैन। राशिद जब अपनी फैमिली के साथ लाहौर जाने के लिए रवाना होता तो आम तौर पर उस वक्त इरफान की वैन का ही रवानगी का नंबर होता। इरफान 6 अफराद पर मुश्तमिल इस फैमिली को अपनी मुस्तकिल सवारियां बनाना चाहता था। इस फैमिली की वजह से उसका लाहौर का मुनाफा बख्श ट्रिप लग जाता। इरफान ने राशिद की फैमिली से बढ़ाए ताल्लुकात ताकि वो सफर करें सिर्फ उसी के साथ। जल्द ही उसने उन्हें अपनी पक्की सवारियां बना लिया। इरफान ने राशिद की फैमिली के साथ ताल्लुकात बढ़ने के बाद उसकी बीवी के साथ भी बेतकल्लुफी बढ़ानी शुरू कर दी। इरफान ने राशिद की बीवी आसिया से बेतकल्लुफी बढ़ाई, दोनों में नौबत बातचीत तक आ गई, लेकिन राशिद दोनों के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात से बेखबर था और फिर इरफान और आसिया के दरमियान बातचीत मोबाइल फोन पर भी होने लगी। यूं राशिद की गैर मौजूदगी में आसिया मोबाइल पर इरफान से लंबी लंबी बात करती। राशिद के बच्चे मोबाइल पर आसिया की लंबी बात से जाते थे झुंझुला। बच्चों की शिकायत पर राशिद की मां आसिया को लेती थी बुला और वो जब भी आसिया से पूछती तो वो कहती सहेलियों से बात करती हूं। इरफान और आसिया के दरमियान बढ़ चुके थे ताल्लुकात।
दोनों छुप छुप कर करने लगे थे मुलाकात। इब्तिदा में तो आसिया को खौफ महसूस हुआ और वो घर से निकलने के बाद इरफान से मिलकर जल्द ही वापस आ जाती, मगर जैसे जैसे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा उसकी हिम्मत भी बढ़ती गई और उसकी इरफान से मुलाकातें तवील होने लगी और वो तमाम हुदूद पार कर गए। एक दिन आसिया को हो गई बहुत देर। वापसी पर बच्चों ने लिया उसे घेर। बच्चे उससे पूछने लगे कि वो देर तक कहां रहने लगी है। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर बच्चे इसरार करने लगे तो वो परेशान हो गई और वो बच्चों को कोई वाज़ेह जवाब न दे सकी। राशिद जब रात को घर आया तो बच्चों ने उसे आसिया के देर तक बाहर रहने के बारे में बता दिया। राशिद ने आसिया की घर से तवील गैर हाजिरी का सुनकर क्या कदम उठाया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। राशिद ने बच्चों की शिकायत को किया नजरअंदाज और आसिया को बच्चों पर तवज्जो देने का कहकर खामोश हो गया। राशिद ने आसिया से कहा कि वो बच्चों का ज्यादा ख्याल रखे, बच्चे उसकी तवज्जो चाहते हैं। अगले रोज जब राशिद हुआ रवाना, आसिया ने बच्चों को शुरू किया मारना। उसने बच्चों को मारा और डराया कि अगर उन्होंने आइंदा शिकायत लगाई तो वो उनकी सख्त पिटाई करेगी। मामा हमारी बाहर जाती थी, हम पूछते थे आप किधर जाती हैं, इतनी इतनी देर तक रात को आती थी, हम लोग किधर जाती हैं। जब हम पापा को बताते थे तो फिर जब हम बताते थे मामा मारती थी, क्यों बताते हो, मैं मेरे को गलत समझते हो। राशिद ने बच्चों की शिकायत पर नहीं दी थी तवज्जो। आसिया की हिम्मत बढ़ाने की बनी यही बात वजह। अब आसिया ने रात को भी देर से आना शुरू कर दिया। वो दिन में निकलती और सारा वक्त इरफान के साथ रहती और रात को राशिद के आने से पहले घर वापस आ जाती। दूसरी जानिब इरफान ने आसिया को फंसाया ऐसा, अब उससे उड़ाना शुरू किया पैसा। इरफान ने आसिया को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में ले लिया था। अब वो मंसूबे के तहत उससे पैसे लेना शुरू हो गया था। इब्तिदा में तो उसने उधार मांगा, फिर मामूल बना लिया। आसिया ने राशिद की कमाई इरफान पर उड़ानी शुरू कर दी। उधर राशिद इन मामलात से बेखबर था और फिर इरफान ने आसिया को कर दी शादी की पेशकश। ये सुनकर वो हुई बहुत खुश। वो इरफान से शादी तो करना चाहती थी, मगर राशिद की वजह से इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती थी। उसने इरफान को कहा कि पहले शौहर की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए हम अपने मामलात ऐसे ही चलने देते हैं। दूसरी तरफ राशिद कर रहा था अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत, जाया नहीं करता था कहीं भी वक्त। एक रात राशिद वापस आया तो उसकी मां ने उसे आसिया के गायब रहने के हवाले से बताया। राशिद ने मां की बात सुनकर आसिया से घर से गायब रहने के हवाले से पूछा। राशिद बहुत थका हुआ था, फिर भी उसने अपने कमरे में आसिया से सरसरी अंदाज में उसके गायब रहने के हवाले से पूछा। उसने कहा कि वो सहेलियों के साथ थी। राशिद थका हुआ था और उसे अपनी बीवी से किसी गलत बात की तवक्को भी नहीं थी, इसलिए वो आसिया के जवाब से मुतमईन हो गया। एक दिन वो अपने रेस्टोरेंट पर काम कर रहा था कि चंद औबाश लड़के मोटरसाइकिलों पर आए। उन्होंने बिल देने के मामले पर राशिद से उलझना शुरू कर दिया। राशिद ने मामले को संभालने की कोशिश की, मगर लड़के मुसलसल बदतमीजी कर रहे थे।
नौबत हाथापाई तक आ गई। होटल पर मौजूद दीगर अफराद और आसपास की दुकानों वालों ने बीच बचाव करा दिया। लड़के राशिद को जान से मारने की धमकियां देते हुए चले गए। राशिद इस वाक़े से हुआ बहुत रंजूर। वो लड़ाई झगड़ों से रहता था दूर। रात को राशिद घर आया तो बहुत परेशान था। उसने सारा वाक़या तफसील से आसिया को बताया। उसने कहा कि उसे खतरा है कि वो लड़के उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। राशिद अगले दिन फिर काम पर चला गया। आसिया ने इरफान को मोबाइल फोन पर बताया कि राशिद का कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया है। फिर उसने इरफान को झगड़े के हवाले से तमाम तफसील बता दी। फिर उन्होंने एक मंसूबा बनाया। इरफान और आसिया ने राशिद से छुटकारा पाने के लिए क्या मंसूबा बनाया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। इरफान और आसिया ने राशिद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। दोनों का ख्याल था कि राशिद के कत्ल का इल्जाम उन लड़कों पर जाएगा जिनसे उसका झगड़ा हुआ था। दोनों ये मंसूबा बनाकर मुतमईन हो गए। आसिया ने इरफान को बता दिया था कि राशिद रात को देर से घर आता है, इसलिए इरफान ने राशिद पर रात के वक्त हमला करने का मंसूबा बनाया। एक रोज उसने पिस्तौल और मोटरसाइकिल का बंदोबस्त किया और राशिद की वापसी का इंतजार करने लगा। इस दौरान वो मुसलसल आसिया से भी राबिता कर रहा था। उधर राशिद ने होटल पर ग्राहकों का रश खत्म होने के बाद होटल की सफाई की। मामूल के मुताबिक अपना काम खत्म किया और अपने बड़े भाई को बताया कि वो घर जा रहा है। राशिद ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और घर की जानिब रवाना हो गया। राशिद अपने घर की तरफ जा रहा था कि इरफान मोटरसाइकिल पर आया और राशिद पर फायरिंग कर दी। राशिद शदीद जख्मी हो गया और इरफान मौके से फरार हो गया। लोग राशिद के करीब जमा हो गए, उसे अस्पताल ले जाने के लिए उठा रहे थे कि राशिद दम तोड़ गया। एक शख्स राशिद को पहचानता था। उसने फौरी तौर पर होटल पर मौजूद राशिद के भाई को वाक़े की इत्तला दी। ना इसका होटल था, ये एक रात वापस आ रहा था होटल बंद करके। 12:30 बजे के करीब रात को इसको नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मौके पे सारे लोग पहुंचे, जाके देखा तो कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे। घर वालों ने भी बताया कि कोई दुश्मनी भी नहीं है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की, मगर कोई क्लू नहीं मिल सका। राशिद के भाई ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। पुलिस सिर्फ मौके पर मौजूद लोगों से लड़के का हुलिया मालूम कर सकी। पुलिस कातिल और कत्ल की वजह मालूम करने के लिए तगोदो कर रही थी। पुलिस ने मुख्तलिफ एंगल से तहकीकात शुरू की और राशिद की बीवी से भी मुलाकात की, तो उसने लड़कों से झगड़े के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने उन लड़कों के हवाले से भी तहकीकात का आगाज किया और मुहिम्मा बन जाने वाले इस केस के बारे में टेक्निकल सपोर्ट लेने का फैसला किया। पुलिस ने अपने तौर पर राशिद के अहले खाना के मोबाइल नंबर्स का रिकॉर्ड हासिल किया। पुलिस ने आसिया के मोबाइल डेटा में देखा कि एक नंबर पर मुसलसल और तवील बातें होती रही हैं। जिस दिन राशिद कत्ल हुआ उस दिन भी उस नंबर पर तवील बातचीत हुई और वो नंबर इरफान का था। पुलिस ने उस नंबर का रिकॉर्ड हासिल किया और कार्रवाई करके इरफान को अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। इरफान ने
इब्तिदाई तफ्तीश में राशिद के कत्ल का एतराफ कर लिया और आसिया से अपने ताल्लुकात की तफसीलात भी बता दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए आसिया को भी गिरफ्तार कर लिया और आसिया ने भी इरफान के कत्ल के मंसूबे की तमाम तफसीलात बता दी। फिर फाइनली मोबाइल्स के और इस तरह डाटा से निकाल के फिर पता चला कि इसकी बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर इसको कत्ल करवा दिया। एक राशिद नामी आदमी है, उसको फायर लगे हैं और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो हम थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे हमारे SDPO साहब, DPO साहब भी पहुँच गए। उस वक्त फौरी तौर पे तो कोई क्लू नहीं मिला। कि बाद में हमने कोई टेक्निकल सपोर्ट, मोबाइल डाटा और इस तरह इरफान नामी को अरेस्ट किया और फिर उन्होंने कन्फेस कर लिया कि वाइफ के साथ उसके रिलेशन थे। फिर उसकी वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया। उसने भी ये कन्फेस किया कि हमने ये जो मुशावरत से उनके चूँकि रिलेशनशिप थी काफ़ी अरसे से, जो मोबाइल डाटा से भी अब सारी प्रूव हो चुकी है, तो उन्होंने मिलकर इसको मर्डर किया। राशिद की मां ने पुलिस फाइल टीम से बात करते हुए कहा कि आसिया गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। उसने मुतालिबा किया कि हमें इंसाफ चाहिए। बेटा मेरा बच्चा मेहनत मजदूरी करदा सी, सुबह 8 वजे जांदा सी दुकान ते होटल ते, रात दे 12 वजे आंदा सी। उन्हें कोई खबर नहीं सी बीवी दी। वो गलत पासे हो गई सी। मैं मना करदी सा, नहीं सी हुंदी। मैनू कहंदी सी मैं कुछ भी नहीं करदी, मैं दोस्तां वाले जानी, सहेलियां वाले जानी। यतीम कर दिता, साडा कोई भी नहीं हो गया। असीं हुकूमत कोलों अपना इंसाफ चाहते, मैनू इंसाफ होना चाहिए। ये केस अब अदालत में है और इसका फैसला तो अब अदालत ही करेगी। मगर SP मूसा अपील करता है तमाम लोगों से कि अपने घरेलू मामलात में लापरवाही मत बरतें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही आपके लिए किसी बड़े नुकसान की वजह बन जाए। अम्मा ये रुकैया है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में काम करती है तो घर क्यों लेकर आए हो? ऑफिस में हुई मुलाकात, बढ़ते गए मामला, दिल के हाथों थी मजबूर, सब जानकर भी ना रह सकी दूर। आखिरकार तय हो गए मामला, बिगड़ कर फिर बन गई बात। मोहब्बत का क्या सिला पाया, देखिए मेरी कहानी में। चलो अम्मा से माफी मांगो। कहते हैं बहू ही घर की असल बेटी होती है, क्योंकि उसी ने ही उस घर में रहना होता है। अपनी बेटी तो पराई हो जाती है। मगर ये बात कुछ लोगों को समझ नहीं आती। वो अपनी जिद और अना की वजह से कुछ ऐसा कर जाते हैं जो जुर्म बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ रुकैया के साथ भी। आइए सुनते हैं रुकैया की कहानी उसकी जुबानी। मेरा नाम रुकैया है। मेरी हामिद के साथ मुलाकात अपने ऑफिस में हुई थी। वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करता था। 1-2 बार की मुलाकात जल्द ही दोस्ती और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वो मुझे अपनी माँ से मिलाने अपने घर ले गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? अम्मा ये रुकैया है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में काम करती है तो घर क्यों लेकर आए हो? क्या मतलब अम्मा? मेरे लिए वो अजीब सूरत हाल थी और मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि हामिद की माँ किस तरह की औरत है। लेकिन मैं भी दिल के हाथों मजबूर थी और हामिद भी। उस दिन मैं वहाँ से आ गई, मगर मुझे रात को हामिद का फ़ोन आया और उसने मुझे समझाया। यार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
दरअसल वो अकेले रह रह के ऐसी हो गई है, मगर दिल की बहुत अच्छी है। और ये शबनम कौन है? शबनम मेरी कज़न है। उसके भाई के साथ मेरी बहन का रिश्ता तय हुआ है और अम्मा मेरी उससे शादी करना चाहती है, क्योंकि अम्मा का ख्याल है कि इस तरह ना जहेज लेना पड़ेगा ना देना पड़ेगा। तो तुम क्या चाहते हो? मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन तुम्हारी अम्मी मेरे और तुम्हारे रिश्ते को तस्लीम नहीं करेंगी। मैं उनको मनाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। और अगर ना निकला तो? मैं हूं ना, कैसे नहीं निकलेगा। जिंदगी HR का डिपार्टमेंट नहीं है हामिद। यार मैं मैनेज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। जैसे तैसे करके हामिद ने अपनी माँ को राज़ी कर लिया। उसकी बहन का रिश्ता भी टूट गया और कहीं और हो गया। पहले हमारी शादी हुई, उसके बाद उसकी बहन की। लेकिन जैसे ही उसकी शादी करीब आई, मुझे ये एक नई हकीकत खुली। मैं अपना जेवर नहीं दूंगी। इसकी जगह अगर आज कोई खानदान की लड़की होती ना तो यूं मना नहीं करती। अम्मा, आपको जेवर चाहिए ना, मिल जाएगा आपको जेवर। तुम दे दो अम्मा को अपना जेवर, मैं तुम्हें और बनवा दूँ। यही बात तुम जाकर अपनी बहन के ससुराल वालों को समझाओ। मैं अपना जेवर नहीं दूंगी। मुझे तो लगता है तुम लोग मेरा जेवर हत्याना चाहते हो। हाय अल्लाह, यही सुनना बाकी रह गया था। क्या हम चोर हैं, डाकू हैं जो इसका जेवर हथिया लेंगे? कसम खुदा, जिसका जवान बेटा हो और बहू उस पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए, उसे चोर कहे, उसे डाकू कहे। हामिद, इसे को मेरी आंखों के सामने से चली जाए, निकल जाए यहाँ से, ये चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या रुकैया अपने ससुराल वालों की फरमाइशें पूरी कर सकी और क्या वो अपना घर बचा सकी? हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। क्या रुकैया अपने ससुराल वालों की फरमाइशें पूरी कर सकी और क्या वो अपना घर बचा सकी? आइए देखते हैं। निकल जाइए यहाँ से, ये चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। उस वाक़ये के बाद 3 दिन तक हामिद ने मुझसे बात नहीं की। बिलाखिर दिल के हाथों मजबूर होकर अपना घर बचाने के लिए मैंने अपना जेवर हामिद को दे दिया। उसने बहन की शादी कर दी, मगर उसका शौहर भी लालची निकला और आए दिन किसी न किसी चीज़ की डिमांड करके उसे घर बेच देता था। अम्मी, आपके लिए खाना लेके आऊं? तो खाने की छोड़, पहले ये बता कि तूने अपने बाप से पैसों की बात की? अम्मी, अब्बू के पास अब मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले ही वो मुझे बहुत कुछ दे चुके हैं और वैसे भी अभी 3 बेटियां बैठी हुई हैं उनके घर में ब्याहने के लिए। अम्मी, अगर ये पैसे न लेके आई तो हम माजिद को गाड़ी कैसे लेकर देंगे और मैं घर कैसे वापस जाऊंगी? अम्मी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। तुम तो चुप करो। कहा था मैंने तुम्हारे भाई से कि बट्टे सट्टे की शादी सही रहती है, जिसमें ना कुछ देना पड़े ना कुछ लेना पड़े, और वो किसी की सुने तब ना। उठा लाया इस मनहूस को, जिनके पल्ले ना पैसा ना धेला। अम्मी, अगर आपने अपने दामाद को गाड़ी लेकर देनी है तो आप खुद लेकर देना। पहले ही आप मेरा सारा सामान इसको दे चुकी हैं। बकवास बंद करो। जिस बाप ने इतनी लंबी जुबान दी है ना, उसे कहना था कि कुछ और भी दे। बस करें अम्मी, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मुझे हद बताती है? अब तू मुझे बताएगी हद? मैं
मैंने उन्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, बल्कि अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। मगर वही हुआ जिसका डर था। हामिद के घर आते ही दोनों माँ बेटी ने उसे मेरे खिलाफ भड़का दिया। इसने जानबूझ के अम्मा को धक्का दिया है, वरना अम्मा तो इसे समझाने के लिए उठी थी। झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कुछ कहते हुए? हाँ, हम तो सारे झूठ बोल रहे हैं ना, एक सच्ची तो तुम ही हो। चलो अम्मा से माफी मांगो। किस बात की माफी मांगू मैं इनसे? मैंने तो अपने बचाव के लिए ये सब कुछ किया था। जो कहा है वो करो। नहीं करूंगी। तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं करूंगी। तेरा तो बाप भी माफी मांगेगा। बस हामिद, अब मुझ पर हाथ मत उठाना, वरना वरना क्या? हाँ, क्या कर लेगी तू मेरा? बोल, क्या करेगी तू मेरा? क्या करेगी? क्या करेगी? बोल, क्या करेगी? बोल, क्या करेगी? बोल, क्या करेगी? बोल, क्या करेगी? मांग मेरी माँ से माफी। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा और उस वाकये के बाद मैंने हामिद का घर छोड़ दिया और अपने माँ बाप के घर आ गई। उनकी 3 बेटियां और भी थी। वो इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुझे समझा बुझा के हामिद से बात करके मुझे वापस भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आ गई तुम? 1 महीना भी तुम्हारा बाप तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सका? आप ऐसी बातें क्यों करती हैं अम्मी? क्यों ना करूं? जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, हमारे घर से तो मुसीबतें ही खत्म नहीं होती। जब आपने अपनी बेटी को मेरा जेवर देना था, तब तो मैं बहुत अच्छी थी आपके लिए। अब तो मुझे ताने भी देगी। ताने नहीं दे रही मम्मी, मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। दफा हो जा यहाँ से। आ जाती है मेरे सर पर सवार होने के लिए। उस रोज के बाद मेरी सास का रवैया मुझसे और भी बुरा हो गया, मगर मैं सब्र शुक्र के साथ गुजारा करती रही। लेकिन कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी नंद अपने शौहर से लड़के हमारे घर आ गई। उसने हमारे घर में आके मेरे खिलाफ एक नया मुहाज खड़ा कर दिया था और बात बात पे लड़ने झगड़ने लगती थी। भाई मैंने तो सिर्फ इसे इतना ही कहा था कि मेरे भी कपड़े धो दो, और ये कहाँ चढ़ी और कहाँ उतरी। क्यों धो मैं तुम्हारे कपड़े? अल्लाह ताला ने तुम्हें हाथ। पहली बार हामिद ने मेरा साथ दिया था। वो रोज माँ से पूछता कि साजिदा ने कब जाना है। उस दौरान मेरी साजिदा और इसकी माँ से रोज झड़प होने लगी, मगर मैं खामोश थी कि हामिद कम से कम मेरी बात तो सुनता है। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशी आज दी है और वो दोनों माँ बेटी मेरे साथ क्या करने वाली हैं। अम्मा, मैं इस रुकैया की रोज रोज की बकवास से तंग आ गई हूँ, और अब तो उसने भाई को भी अपनी तरफ कर लिया है। तंग तो मैं भी बहुत हूँ, पर समझ में नहीं आता इसका
मुझे पता नहीं था कि उन्होंने किचन में पेट्रोल डाल दिया और मुझे आग लग गई। मगर उसी वक्त हामिद घर में दाखिल हो रहा था। उसने फौरी तौर पर आग बुझाई, मगर मेरा जिस्म काफी हद तक जल गया था। मैं और मेरे बाप ने हामिद की माँ और बहन पर पर्चा दे दिया था। हामिद पर माँ और बहन की मोहब्बत गालिब आ गई और उसने खुलकर उनका साथ दिया और वाक़ये को हादसा करार दे दिया। अब मैं अपना मुकदमा लड़ रही हूँ और उस दिन को कोस रही हूँ जब हामिद से मेरी मुलाकात हुई। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से केसेस मौजूद हैं जो छोटे छोटे घरेलू तशद्दुद के वाकयात से शुरू होते हैं और उनका अंजाम किसी बड़े और अज़ियतनाक जुर्म पर होता है। रुकैया जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो इस तरह के जुर्म का शिकार होकर या तो जिंदगी हार जाती हैं या फिर जिंदगी भर दर बदर की ठोकरें उनका मुकद्दर बन जाती हैं। एसपी मूसा पूछता है कि दूसरों की बेटियों के साथ जुल्म करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर वो ऐसा सोचना शुरू कर दें तो शायद हमारे मुआशरे से घरेलू तशद्दुद जैसे इस नासूर से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, ये है तारीखी शहर, जागता है हर पहर, पुरसुकून जिंदगी रहे थे गुजार, जराइम से सब बेजार, दहशत की था अलामत, सब करते थे मलामत। ननकाना साहब से आया कानून की मदद करने वालों के कत्ल का मुकदमा। क्यों है? बड़ी फिक्र है तुझे मोहल्ले की? अच्छा था कारोबार, पुरसुकून जिंदगी रहा था गुजार, मोहल्ले में फैला रहे थे मुनशियात, नजरअंदाज किए जा रहे थे उनके मामलात। बुराई को रोकने पर क्या खोया क्या पाया, देखिए मेरी कहानी। उन्होंने मुझे उन लोगों के आगे बेच दिया, अब तुम ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो।